राजू बचपन से ही यह सुनता आ रहा था कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। जब वह पत्नी बनकर किसी मर्द की जिंदगी में आती हैं, तो उस मर्द की किस्मत ही बदल जाती है। राजू सोचता था कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। रीना के पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आने के बाद क्या उसकी किस्मत ने भी करवट ली थी या सच्चाई कुछ और ही थी। खूब गोरी चिट्टी, तीखे नाक नक्श और देह के मामले में खूब गदराई। रीना से शादी करने के बाद राजू की जिंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आया था। पर इस बदलाव के अंदर कोई ऐसी गांठ थी जिसको खोलने की कोशिश में राजू हमेशा बेचैन हो जाता था। एक फैक्ट्री में क्लर्क के रूप में 8,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला राजू अपनी माली हालत की वजह से खाते पीते दोस्तों से काफ़ी दूर रहता था। राजू अपने दोस्तों की महफिल में बैठने से कतराता था। उसके कतराने की वजह थी पैसों के मामले में उसकी हल्की जेब। राजू की जेब में आमतौर पर इतने पैसे उसको लाने के लिए अपनी चमचमाती गाड़ी भेज देते थे या किसी भी दोस्त के यहाँ से आने पर न्योता अकेले राजू के लिए कभी भी नहीं होता था। उसके पत्नी रीना के साथ ही आने के लिए जोर दिया जाता था। कई दोस्त तो बहाने से राजू के घर तक आने लगे थे। उनके हाथों का चाय पीते थे और उन्हें कहते हैं, कमाल दूध चीनी या पत्ती में नहीं, भाभी जी आपके हाथों में जादू है। कम पढ़ी लिखी और बड़े ही साधारण परिवार से आई रीना अपनी तारीफ से फूली नहीं समाती थी। उसके गोरे गाल लाल हो जाते थे और जोश में वह तारीफ करने वाले दोस्त को फिर से चाय पीने के लिए आने का न्योता दे देती थी। राजू अपने दोस्तों को घर आने के लिए मना भी नहीं कर सकता था, आखिर दोस्ती का मामला जो था। लेकिन वह उन दोस्तों से इतना तंग होने लगा था कि उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगती थी। राजू का एक दोस्त हरीश विदेशी चीज़ों का कारोबार करता था। वह कारोबार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली और मुंबई जाता रहता था। वह उम्र में राजू से ज़्यादा होने के बावजूद अभी भी कुंवारा था। हरीश काफ़ी शौकीन किस्म का इंसान था। दोस्तों की मंडली में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करने वाला भी। हरीश जब कभी राजू के घर उससे मिलने जाता था तो रीना के लिए विदेशी चीज़ें तोहफे में ले जाता था। हरीश के लाए तोहफों में महंगे परफ्यूम और लिपस्टिक शामिल रहती थी। ऐसे तोहफों को देखकर रीना खिल जाती थी। इस तरह की चीज़ें औरतों की कमजोरी होती है और इस कमजोरी को हरीश पहचानता था। राजू को अपनी बीवी रीना पर हरीश की मेहरबानी और दरिया दिली अखरती थी। वैसे तो शादी के बाद सभी दोस्त ही राजू पर मेहरबान नज़र आने लगे थे, मगर हरीश की मेहरबानी जैसे एक खुली गुस्ताखी में बदल रही थी। राजू को उस वक्त हरीश उसकी मर्दांगनी को ही चुनौती देता नजर आता जब वह विदेशी लिपस्टिक रीना को तोहफे में देते हुए साथ में एक गहरी मुस्कुराहट से कहता, मैं शर्त के साथ कहता हूँ भाभी जी, इस लिपस्टिक का रंग आपकी पर्सनालिटी से गजब का मैच करेगा। हरीश के तोहफे से खुश रीना थैंक यू कहकर जब उसको स्वीकार करती तो राजू को ऐसा लगता जैसे वह उसके हाथों से फिसलती जा रही है। हरीश के पास अपनी गाड़ी भी थी। उसकी गाड़ी में बैठते हुए रीना की गर्दन जैसे शान से तन जाती थी। रीना को गाड़ी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठना अच्छा लगता था, इसीलिए वह गाड़ी की अगली सीट पर हरीश के पास ही बैठती थी। मजबूरन राजू को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर संतोष करना पड़ता था।
शहर में जब कोई नई फिल्म लगती थी तो हरीश राजू से पूछे बिना ही 3 टिकटें ले आता था, इसलिए मना करने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। जब रीना फिल्म देखने के लिए तैयार होती थी तो मेकअप के लिए उन्हीं चीज़ों को खास तौर पर इस्तेमाल करती जो हरीश उसे तोहफे में देता रहता था। सिनेमा जाने के लिए जब रीना सज धज कर तैयार हो जाती तो बड़े बिंदास अंदाज में हरीश उसकी तारीफ करना नहीं भूलता था। वह रीना के ओठों पर पुती लिपस्टिक के रंग की खास तौर पर तारीफ करता था। यह देखकर राजू एक बार तो जैसे अंदर से उबल पड़ता था, मगर यह उबाल बासी कढ़ी में आए उबाल की ही तरह होता था। सिनेमा घर में रीना राजू और हरीश के बीच वाली सीट पर बैठती थी। उसके बदन में से निकलने वाली परफ्यूम की तीखी और मादक गंध दोनों के ही नथनों में बराबर पहुंचती थी। परफ्यूम की गंध ही क्यों, बाकी सारे एहसास भी बराबर ही होते थे। अंधेरे सिनेमा घर में अगर रीना की मरमरी नंगी बाह रह रह कर राजू को छूती थी तो वह इस ख्याल से बेचैन हो जाता था कि रीना की दूसरी मरमरी बाह हरीश की बाह को छू रही होगी। सिनेमा घर में हरीश दूसरी गुस्ताखियों से भी बाज नहीं आता था। राजू से काना फूसी के अंदाज में बात करने के लिए वह इतना आगे को झुक जाता था कि उसका चेहरा रीना के उभारों को छू लेता था। जब राजू उस दौर से गुजरता तब मन में इरादा करता कि वह खुले शब्दों में हरीश को अपने यहाँ आने से मना करेगा, पर बाद में वह ऐसा कर नहीं पाता था। शायद उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वह शायद बुज़दिल था। हरीश की हिम्मत और बेबाकी लगातार बढ़ती गई। पहले तो राजू की मौजूदगी में ही वह उसके घर आता था, मगर अब वह उसकी गैर मौजूदगी में भी आने जाने लगा था। कई बार राजू काम से घर वापस आता तो हरीश उसको घर में रीना के साथ चाय की चुस्कियां भरते हुए मिलता। हरीश को देख राजू कुछ नहीं कह पाता था, मगर गुस्से के मारे ऐठ जाता। राजू को देख हरीश बेशर्मी से कहता, इधर से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। तुम घर में नहीं थे। मैं वापस जाने ही वाला था कि भाभी जी ने ज़बरदस्ती चाय के लिए रोक लिया। राजू जानता था कि हरीश सरासर झूठ बोल रहा है, मगर वह कुछ भी कर नहीं पाता। जो चीज़ अब राजू को ज़्यादा डराने लगी थी वह थी रीना का हाथों से फिसलकर दूर होने का एहसास। कुछ दिन तक राजू के अंदर विचारों की अजीब सी उथल पुथल चलती रही, पर हालात के साथ समझौता करने के अलावा उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। राजू को मालूम था कि उस जैसे साधारण आदमी की सोसाइटी में जो शान एकाएक बनी थी वह उसकी हसीन बीवी के चलते ही बनी थी, वरना 5 सितारा होटलों फार्म हाउसों की महंगी पार्टियों में शिरकत करना उसके लिए एक हसरत ही रहती। एक सच यह भी था कि पिछले कुछ महीनों से राजू को इन सब चीज़ों से जैसे एक लगाव हो गया था। यह लगाव ही जैसे कहीं ना कहीं उसे उसकी मर्दांगनी को पलीता लगाता था। रीना भी जैसे अपने रूप रंग की ताकत को पहचानने लगी थी। तभी तो रीना के हरीश सरीखे दोस्तों से कई फरमाइश करने से वह कभी झिझकती नहीं थी। देखा जाए तो शादी के बाद रीना की ख्वाहिशें राजू की जेब से नहीं बल्कि उसके दोस्तों की जेब से पूरी हो रही थी। राजू को यह भी एहसास हो रहा था कि झूठी मर्दांगनी में खुद को धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसका कोई दोस्त उसकी बीवी के ओठों के लिए
लिपस्टिक का रंग पसंद करता था तो उसके असली माने क्या हो सकते थे। अपनी खूबसूरत बीवी के खोने का डर राजू को लगातार सता रहा था। इस डर के बीच कई तरह की बातें राजू के मन में अचानक ही उठने लगी थी। पति की जगह एक लालची इंसान उसके विचारों पर हावी होने लगा। राजू को लगने लगा था कि उसकी बीवी वास्तव में खूबसूरत थी और उसके यार दोस्त काफ़ी सस्ते में ही उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अगर उसकी खूबसूरत बीवी अमीर दोस्तों की कमजोरी थी तो उनकी इस कमजोरी का फ़ायदा वह अपने लिए क्यों नहीं उठाता था। इस बात में कोई शक नहीं कि हरीश जैसे अमीर और रंगीन मिजाज दोस्त रीना के कहने पर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। राजू की सोच बदली तो उसकी वह तकलीफ भी कम हुई जो दोस्त के अपनी बीवी से रिश्तों को लेकर उसके मन में बनी हुई थी। शर्म और मर्दांगनी से किनारा करके राजू ने मौका पाकर रीना से कहा, क्या तुमको नहीं लगता कि हमारे पास भी रहने के लिए एक अच्छा घर और सवारी के लिए अपनी कार होनी चाहिए। इस पर रीना के ओठों पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट फैल गई। उसने जवाब में कहा, तुम्हारी 8,000 रुपये की तनख्वाह को देखते हुए मैं इन चीज़ों के सपने कैसे देख सकती हूँ। कुछ कोशिश करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। वह कैसे? अगर हमारी आमदनी का कोई एक्स्ट्रा जरिया बन जाए तो कुछ दिनों में ही हमारे दिन भी बदल सकते हैं। मगर ऐसा कोई जरिया बनेगा कैसे? रीना ने पूछा। हरीश का काफ़ी अच्छा कारोबार है। अगर वह चाहे तो बड़ी आसानी से हमारे लिए भी कोई आमदनी का अच्छा सा जरिया बन सकता है। एक बेशर्म और लालच से भरी मुस्कुराहट ओठों पर लाते हुए राजू ने कहा। राजू की बात पर रीना की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। पति उससे जो कहने के लिए भूमिका तैयार कर रहा था उसे वह समझ गई थी। जिस दिन राजू ने रीना से आमदनी का अच्छा जरिया वाली बात की उसी दिन रीना काफ़ी रात हुई घर आई। हरीश उसको अपनी गाड़ी से घर के बाहर तक छोड़ने आया था। यह शायद पहला मौका था जब हरीश घर के अंदर नहीं आया था। रीना अकेले ही अंदर आई थी। उसके ओठों की फीकी पड़ी लिपस्टिक और बिखरे बिखरे बाल जैसे खुद की कोई कहानी बयान कर रहे थे। सब कुछ समझते हुए भी राजू आज उसे अनदेखा करने के मूड में था। रीना ने राजू को कुछ कहने या सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। ओठों के एक कोर पर फैली लिपस्टिक को हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए रीना ने कहा, मैंने हरीश से बात की है। वह बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही हमें अपने काम में 10% की पार्टनरशिप देने को तैयार है। इसके लिए मुझे उसके दफ्तर में बैठकर ही कामकाज में उसका हाथ बटाना होगा। हरीश जो भी सामान बेचता है वह सब औरतों के इस्तेमाल में आने वाला है। इसीलिए उसको लगता है कि एक औरत होने के नाते मैं उसके कारोबार को बेहतर तरीके से देख सकती हूँ। जब एक्स्ट्रा आमदनी रेगुलर आमदनी की शक्ल ले लेगी तो मैं बेशक नौकरी छोड़ दूँगी। तुमको मेरे इस फैसले पर कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजू ने उतावलेपन से कहा। इसके बाद रीना हरीश के दफ्तर में जाने लगी। कई बार रीना खुद चली जाती और कभी उसको लेने के लिए हरीश की गाड़ी आ जाती। रात को रीना अक्सर 9-10 बजे से पहले घर नहीं आती थी। कभी रात को हरीश का ड्राइवर घर पर उसे छोड़ने आता था और कभी हरीश खुद। रीना अक्सर खाना भी खाकर ही आती थी। अगर वह खाना खाकर नहीं आती
तो घर पर नहीं बनाती थी। राजू किसी ढाबे या होटल से खाना ले आता और दोनों मिलकर खा लेते थे। रीना के रंग ढंग और तेवर लगातार बदल रहे थे। कई बार तो वह रात को घर आती तो उसके मुंह से तीखी गंध आ रही होती थी। यह तीखी गंध शराब की होती थी। रीना के बेतरतीब कपड़ों और बिगड़ा हुआ मेकअप भी खामोश जबान में बहुत कुछ कहता था, मगर राजू ने इन सब चीज़ों की तरफ से जैसे आंखें मूंद ली थी। उसका खून अब जोश नहीं मारता था। जो दोस्त कभी राजू को घास नहीं डालते थे, वे अपनी की गई मेहरबानियों की कीमत वसीले बिना कैसे रह सकते थे। अब तो सारा खेल जैसे खुला ही था। एक मर्द अपनी बीवी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था और बीवी सब कुछ समझते हुए भी अपनी खुशी से इस्तेमाल हो रही थी। इस सारे खेल में हरीश भी खुद को एक बड़े और चतुर खिलाड़ी के रूप में ही देखता था। कारोबार में 10% की साझेदारी का दांव खेलकर उसने अपने दोस्त की खूबसूरत बीवी पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया था। अब उसको कई बहाने से दोस्त के घर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। वह पति की रजामंदी से खुद ही उसके पास जो आ गई थी। जल्दी ही रीना अपने बैग में नोटों की गड्डियां भरकर लाने लगी थी। कहने को तो नोटों की ये गड्डियां साझेदारी में 10% हिस्सा थी, मगर असलियत में वह रीना के जिस्म की कीमत थी। दिन बदलने लगे। केवल 1 साल में ही किराए के घर को छोड़कर राजू और रीना अपने खरीदे हुए नए मकान में आ गए। नया खरीदा मकान जल्दी ही टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एयर कंडीशन से सज भी गया। दूसरे साल में उनके घर के बाहर एक कार भी सवारी के लिए नजर आने लगी। लेकिन इसके साथ ही साथ रीना जैसे नाम की ही राजू की पत्नी रह गई थी। रीना में घरेलू औरतें वाली कोई भी बात नहीं रह गई थी। अपने पति के कहने पर ही वह पैसा बनाने वाली एक मार्शल मशीन बन गई थी। लोग राजू के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग तो पीठ पीछे यह भी कहने लगे थे कि रीना बीवी तो थी राजू की, मगर सोती थी उसके दोस्त हरीश के साथ। 10% की मुँह जवानी साझेदारी के नाम पर अगर हरीश उसको कुछ दे रहा था तो बदले में पूरी शिद्दत से वसूल भी कर रहा था। रीना के मासल जिस्म को उसने ताश के पत्तों की तरह फेंट डाला था। राजू जब लोगों का सामना करता था तो उनकी शरारत से चमकती हुई आंखों में बहुत कुछ होता था। कुछ लोग तो इशारों ही इशारों में रीना को लेकर सुंदर से बहुत कुछ कह भी देते थे, मगर इससे ना ही तो अब सुंदर की मर्दांगनी की चोट लगती थी और ना ही उसका खून खौलता था। उसकी सोच मानो बेशर्म हो गई थी। हरीश जैसे रंगीन मिजाज रईस मर्दों और रीना जैसी शादीशुदा औरतों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं और ना ही इसकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है। हरीश का मन भी रीना से भरने लगा था। उसने रीना से छुटकारा पाने के लिए उसके प्रति बेरुखी दिखानी शुरू कर दी थी। रीना ने उसकी बदली हुई नज़रों को पहचान लिया, मगर उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। हरीश से साफ तौर पर रीना के लेन देन वाले संबंध थे और वह काफ़ी हद तक इन संबंधों को कैश कर भी चुकी थी। मकान, घर का सारा कीमती सामान और गाड़ी हरीश की बदौलत ही तो थे। वैसे रीना की नज़रों में भी हरीश बेकार होने लगा था। उसको और निचोड़ना मुश्किल था। हरीश ने साफ शब्दों में रीना से छुटकारा मांगा। इसके बदले में रीना ने भी एक बड़ी रकम मांगी। हरीश ने वह मांगी रकम दे दी।
हरीश से संबंध खत्म करने पर राजू ने रीना से कहा, हमारे पास अब सब कुछ है, इसीलिए हमें पति पत्नी के रूप में अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आना चाहिए। राजू की बात पर रीना खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मुझको नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता तो इस मकान की बुनियाद में कहीं दफन हो चुका है। क्या तुमको नहीं लगता कि पति बनने के बजाय तुम केवल अपनी बीवी के दलाल बनकर ही रह गए? ऐसे में मुझसे दोबारा कोई सती सावित्री बनने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? रीना के जवाब से राजू का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। रीना ने जैसे उसको आईना दिखा दिया था। रीना वह औरत नहीं रह गई थी जो अब घर की चार दीवारी में बंद होकर रह पाती। राजू भी जान गया था कि उसने अपनी बीवी को दोस्तों के सामने चारे के रूप में इस्तेमाल करके हासिल तो बहुत कुछ कर लिया था, मगर अपने ज़मीर और मर्दांगनी दोनों को ही गंवा चुका था। हरीश को छोड़ने के बाद रीना ने राजू के एक और दोस्त दिनेश से संबंध बना लिए। उधर रीना बाहर मौज मस्ती कर रही थी, इधर राजू ने खूब शराब पीनी शुरू कर दी। कभी कभी शराब पीकर राजू इतना बहक जाता कि गली मोहल्ले के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उस पर कई तरह की फब्बियां भी कसते। कुछ फब्बियां तो ऐसी कड़वी और धारदार होती कि नशे में होने के बावजूद राजू खड़े खड़े ही जैसे 100 बार मर जाता। जैसे शराब के नशे में एक बार जब राजू लड़खड़ाकर गली में गंदी नाली के पास गिर पड़ा तो वहाँ खेल रहे कुछ लड़के खेलना छोड़ उसे उठाने के लिए लपकने को हुआ तो उनमें से एक लड़के ने उनको रोक लिया और बोला, रहने दो, मेरा बापू कहता है कि यह अपनी औरत की घटिया कमाई खाने वाला एक घटिया इंसान है। इज्जतदार और शरीफ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। एक लड़के का इतना ही कहना था कि बाकी लड़कों के कदम वहीं रुक गए। शराब के नशे में लड़खड़ा कर राजू गिर जरूर गया था मगर बेहोश नहीं था। लड़के के कहे हुए शब्द गरम लावे की तरह उसके कानों में उतर गए। अपनी बुजदिली और लालच के चलते आज राजू कितना नीचे गिर चुका था, इसका सही एहसास गली में खेलने वाले लड़के के मुंह से निकले शब्दों से उसे हो गया था।